नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में हरियाणा के झज्जर जिले के गांव साल्हावास निवासी नायब सूबेदार रविंद्र कुमार शहीद हो गए। साल्हावास पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि शहीद के परिजनों को सेना के अधिकारियों से शनिवार सुबह जानकारी मिली। शहीद का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से दिल्ली लाया जाएगा और फिर राजकीय सम्मान के बाद शव पैतृक गांव साल्हावास पहुंचाया जाएगा। गांव में ही सैनिक सम्मान के साथ सरकारी स्कूल के पास पंचायत भूमि में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पाकिस्तान ने शुक्रवार को फिर से सीज फायर तोड़ा। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि नायब सूबेदार रविंद्र कुमार पाकिस्तान की फायरिंग में घायल हो गए थे और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, शुक्रवार दोपहर को करीब 3:30 बजे बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान ने छोटे हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान ने राजौरी के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मोर्टार दागे। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक और पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सोमवीर सांगवान ने चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता कर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की और इस दौरान एएनबी न्यूज से खास बातचीत के दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर विधानसभा में प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है और वोटिंग होती है तो वह सरकार के खिलाफ वोट करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। विधायक सोमवीर सांगवान है हमारे साथ, उन्होंने पत्रकार वार्ता करी है। जानते हैं किस विषय पे थी सर? पत्रकार वार्ता करी है आपने, किस विषय पे थी और जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं इनमें कहाँ खामी देखते हैं आप? मैं इन कृषि कानूनों के खिलाफ ही ये प्रेस करी थी, लोगों को जागृत करने के लिए। ये जो तीनों कानून हैं इसमें किसान की भलाई की कोई चीज़ नज़र नहीं आई, सवाए नुकसान के इसमें कुछ नहीं है। चाहे वो स्टोर करने वाली बात थी या किसान के साथ एग्रीमेंट करने वाली बात थी, तीनों कानूनों के अंदर कोई बात नज़र नहीं आई। मैं तो जनता तक ये पत्रकार भाइयों के माध्यम से ये जनता तक ये बात पहुँचाने के लिए समाज के अंदर जागृत है, उनका हक छीना जा रहा है, वो अपने हक की लड़ाई के अंदर अपना योगदान दे शामिल हो और सरकार तक ये बात पहुँचाने के लिए भी जब तीनों कानून किसान कह रहे फायदा है नहीं और इसमें कहीं नज़र भी नहीं आ रहा तो सरकार को तीनों कानून वापस लेने में क्या नुकसान है? क्यों नहीं तुरंत प्रभाव से वापस लें। अभी पिछली किसानों की बैठक हुई है केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, उसमें दो जो पॉइंट है जो मेन माने जा सकते हैं उन पे तो उनकी रजामंदी होगी है। तीसरा जो अब किसान जो है वो कृषि कानूनों को रद्द करवाने पर ही अड़े हुए हैं। सरकार ये रद्द करना नहीं चाहती तो कहाँ तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? ऐसा दो जो कानून की बात आप कर रहे हो, एक तो जो पराली को जलाते जो पोल्यूशन बनता है, एक बिजली वाले। पोल्यूशन तो कोई अकेले पराली से होता नहीं, इससे फालतू तो एक फैक्ट्री के अंदर इतना कचरा जलता है, कहीं भट्ठे से कहीं दूसरे कारखाने से कितना धुआं उठता है, उसका किसान के ऊपर थोपना, उसके ये दोनों कानून थे। ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं था। सबसे बड़ा इशू था भी जो कानून जो बनाए तीनों, ये तीनों कानून वापस हों, ये है मैं मकसद। और इसी में ये लगे हैं, ये MSP जारी रहेगी, फलाना रहेगा, देख रहे तो सरकार पहले ही कह रही है, लेकिन MSP पे जारी रहेगी ये कह रहे हैं, MSP पे खरीद जारी रहेगी ये नहीं कह रहे। आज भी MSP पे पूरी खरीद कहाँ हो रही है? दोनों कानून है, ये भी वैसे ही पेंडिंग है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसी में भलाई है कि ये तीनों कानून रद्द करके और 4 तारीख को सरकार ने इसको अपनी मुच्छा सवाल न बना के हठ धर्मिता को छोड़ के देश हित में और समाज हित में कानून वापस करने चाहिए। जो किसान मांगे ना उसको ठंडे बताओ दे रहे हैं भाई जब, और सरकार को वापस लेने में कोई नुकसान है। सरकार ने पहले भी वापस लिए, भूमि देकर 2016 में लाए थे, वापस लिया सरकार ने, क्या दिक्कत है इसमें? अगर लोग खुश नहीं हैं, लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता की भलाई में जनता खुश हो, जनता को खुश रखना काम है लोकतंत्र के अंदर, तो फिर वो क्यों ना तीनों कानून वापस करे जाए। 4 तारीख की जो अब बैठक है वो उसमें लगता है आपको कोई निष्कर्ष निकलेगा, कोई इसमें समाधान निकलने की आपको लगता है उम्मीद है? 100% उम्मीद है। सरकार ने माननी पड़ेगी, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये आंदोलन, ये जनता की आवाज़, 85% जनता की आवाज़ आज पूरे दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि कहीं दबेगा। सरकार ने हालत में तीनों कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। तो ये थे चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, जिन्होंने ये कहा कि अविश्वास प्रस्ताव अगर विधानसभा में आता है तो सरकार के खिलाफ सबसे पहला वोट करने वाले ये खुद होंगे। ANB न्यूज के लिए करमवीर वालिया के साथ अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़।
चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। या आपका कोई भी एक मंत्री अगर हिम्मत है तो एक रात खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर पे सो के दिखाओ सड़क पे, तो पता लगे कि देश का किसान किस बुरे हालात से गुजर रहा है, कैसे संघर्ष कर रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। राघव जी, पंजाब के मुख्यमंत्री के बात है कि जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में कुछ हो रही है किसी ऑर्डिनेंस पर, पंजाब में कुछ और हो रही है, डबल स्टैंडर्ड का खेल खेल रही है। आपका इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स अगर कोई है, पराकाष्ठा अगर कोई डबल स्टैंडर्ड्स की है, कोई एपिटमाइज करता है डबल स्टैंडर्ड्स को, तो उस व्यक्ति का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो व्यक्ति जो उस समिति का सदस्य था जिसने ये 3 काले कानून बनाए, वो व्यक्ति जिसकी सहमति से ये 3 काले कानून बने, आज वो औरों को ये सब कह रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं कैप्टन साहब, और बड़े आदर से सत्कार से आपसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते तो अगस्त 2019 में जब आपकी कमेटी की मीटिंग हुई, उस समय बाहर निकल के कमेटी की मीटिंग से बोल देते कि 3 काले कानून आने जा रहे हैं। हो सकता है आज देश के किसान को, पंजाब के हमारे बुजुर्ग जो आज वहां खुले आसमान में सो रहे हैं, ये नौबत ना आती, ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। पुत्र मोह में, अगर कोई पुत्र मोह में इतना बह जाए कि सूबे का जो हित है वो पीछे हो जाए, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। दिल्ली में 3 काले कानूनों को फाड़कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये साबित किया कि हम देश के 62 करोड़ किसान के साथ हैं। उससे पहले मैं आ जाता हूं, मैं उसी पे आ जाता हूं, उसी बात। केंद्र सरकार द्वारा प्रपोज किया गया कानून और पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून, जिस पे पार्लियामेंट की मोहर लग जाती है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, वो पूरे देश भर में लागू होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं। हम इनकम टैक्स के कानून को खूब पढ़ते हैं दिन रात। इनकम टैक्स का कानून जब केंद्र सरकार लाई और पार्लियामेंट ने मोहर लगाई, उसे पास किया, तो वो पूरे देश भर में लागू हो गया। किसी राज्य के पास ये शक्ति नहीं होती कि खड़ा होकर बोले कि मैं केंद्र के कानून को लागू नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा होता, अगर राज्य के पास ये पावर होती, तो आज पंजाब का किसान कैप्टन साहब के महल के बाहर बैठा होता और बोल रहा होता कि महाराजा इन 3 काले कानूनों को मत लागू कर देना हमारे सूबे में। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तो वो 3 काले कानून, मैं वही आप ही का जवाब दे रहा हूं, वो 3 काले कानून पूरे देश भर में लागू हो गए। पंजाब में भी लागू हैं, दिल्ली में भी लागू हैं, हरियाणा में भी लागू हैं, राजस्थान में भी, क्योंकि ये केंद्र का कानून है, किसी राज्य के पास ये शक्ति नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज दिल्ली का किसान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठा होता, पंजाब का किसान कैप्टन साहब के घर के बाहर बैठा होता, हरियाणा का किसान खट्टर साहब के घर के बाहर बैठा होता, यूपी का किसान योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर बैठा होता। लेकिन देश का किसान ये जानता है कि ये केंद्र का कानून है। केंद्र का कानून पूरे देश भर में लागू हो जाता है, और उसे लागू होने से रोकने की शक्ति किसी के पास है तो वो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। दिल्ली धरने दौरान 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ नहीं होनी, कानूनी नोटिस। देखिए, जिस तरह हम तुसी 40, मैं बता देता हूँ, सही आंकड़ा 45 है। 45 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में। मैं पूछना चाहता हूँ, इन 45 मौतों का, शहादत का जिम्मेदार कौन है? जी मैं यही गल कह रहा भी उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा से कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, मौत का जिम्मेवार ठहराने, मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य होने के नाते पर्सनली मेरा ये मानना है कि इन 3 ये जो 45 शहादतें हुई हैं, मौतें हुई हैं, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। कि फिर उन्होंने मामला दर्ज होना चाहिए कि नहीं? कानून उनका, पुलिस उनकी, लेकिन हम तो ये मांग करते हैं कि होना चाहिए। इनके सारे मंत्रियों पे होना चाहिए, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। आज देश का किसान
1.5 महीने से लगभग, अब तो 1.5 महीना होने को जा रहा है, सिंगू बॉर्डर पे बैठा है, टीकरी बॉर्डर पे बैठा है, इस खुले आसमान में 1 डिग्री टेम्परेचर में। अभी सुनने में आ रहा है वहाँ बारिश भी हो रही है, बारिश में बैठा है किसान इतनी ठंड में। तो मोदी साहब अपना एक मंत्री तो भेजे वहाँ, वो 2 घंटा बैठ के दिखाए खुले आसमान में, पता लग जाए। सरकार कह रही है कि ये कानून रद्द नहीं होंगे, अगर रद्द करते हैं तो आने वाले दिनों में एजिटेशन ऐसे और भी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाएगा 2022 की विधानसभा चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी तो अपना बेस बना रही है पंजाब में, चाहे अकाली दल है या कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, तो किसानों को कंधे पर रख के वो चलाने की कोशिश कर रही है, अपना बेस बना रही है इस हिसाब से। देखिए, मैं इस आंदोलन को तो राजनीति से नहीं देखता, लेकिन जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टियों की बात करी, कैप्टन साहब के बारे में तो मैंने बताया कि वो तो सबसे बड़े, मैं कहूँ, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड्स निकले। वो चाहते तो अगस्त 2019 में आगाह कर सकते थे देश को, बल्कि उन्होंने तो अपनी सहमति दे डाली इन 3 काले कानूनों के बनाने के हक में। और जहाँ तक बाकी पार्टियों का सवाल है पंजाब की, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है, लोग नफरत करते हैं। और अकाली दल वो पार्टी जो सदैव से, शुरू से बीजेपी के साथ रही। जब इस कानून की बात हुई उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब इस कानून का ड्राफ्ट बना उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में आया उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में पास हो गया तो भी बीजेपी के साथ थे, ये कानून लोकसभा में आया तो भी बीजेपी के साथ थे, लोकसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में गया तो भी बीजेपी के साथ थे। कुछ और हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। दारूहेड़ा नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार कंवर सिंह 600 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज कर चेयरमैन पद पर कब्जा करने में कामयाब रहे थे, तो वहीं दारूहेड़ा की जनता ने बीजेपी जजपा प्रत्याशी के 10 उम्मीदवारों में से 6ठे नंबर पर धकेल दिया था। महज 2 दिन बाद ही चेयरमैन बने कंवर सिंह की आस्था बदल गई और उन्होंने चंडीगढ़ पहुंचकर सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी का पटका पहन लिया। अब दारूहेड़ा की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना हो तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ, शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में सत्तर और बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा। रविवार को अंबाला, पंचकुला और सोनीपत शहरों में महापौर चुनाव हुए। बीजेपी जेजेपी गठबंधन 3 मेयर सीटों में से एक ही जीत सकी। बीजेपी ने पंचकुला में जीत दर्ज की। कांग्रेस और हरियाणा जनचेतना पार्टी ने सोनीपत और अंबाला में महापौर पद पर कब्जा किया। यह पहली बार था कि 3 शहरों में महापौर पदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हुए। इस चुनाव को कृषि कानून के खिलाफ जनादेश के रूप में देखा जा रहा है। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता ने अंबाला में महापौर पद के चुनाव में पार्टी की हार के लिए वर्षांत की छुट्टियों को दोषी बताया और कहा कि छुट्टियों की वजह से बीजेपी के प्रतिबद्ध मतदाता बाहर चले गए। ये पूछे जाने पर कि क्या भाजपा नए साल में पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी, उन्होंने कहा, आमतौर पर हमने पंचायत चुनाव कभी पार्टी के चिन्ह पर नहीं लड़ा, फिर भी जब चुनाव आएंगे तब फैसला कर लेंगे। किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों से बात कर रहा है। पंचकुला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नियुक्त ऑब्जर्व पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा और कृष्णमूर्ति हुड्डा ने विधानसभा चुनाव के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है। पूर्व मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया। मैना पर्यटन केंद्र में पत्रकार वार्ता की गई। पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने कहा कि हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जिसका परिणाम बेहतर सामने आया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हुआ और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, लेकिन इसके बावजूद परिणाम विपरीत रहे। सुभाष बत्रा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया, जबकि वे ऐसा नहीं कर सकते। विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद पर हैं और किसी पार्टी विशेष के लिए प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। उनके प्रचार करने को लेकर कानूनविदों की सलाह ली जा रही है और इसके बाद अदालत में भी जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह का शनिवार सुबह निधन हो गया। वो 86 साल के थे। बूटा सिंह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें अक्टूबर में ब्रेन हैमरेज के बाद दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। वो 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सरदार बूटा सिंह का निधन देश की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। उनका संपूर्ण जीवन देश की सेवा और दलित वर्ग के कल्याण में समर्पित रहा। हरियाणा में 2 दिन चलने वाली एचटेट के लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा आज शुरू हुई। राज्य भर में इस परीक्षा में 82,185 उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पुख्ता व्यवस्था की गई। परीक्षार्थियों की कड़ी जांच के बाद केंद्र के अंदर जाने दिया गया। राज्य में कई जगहों के बीच सुबह हुई बारिश के बावजूद काफी संख्या में परीक्षार्थी केंद्रों पर पहुंचे और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र और दूसरी जरूरी सामग्री एक दिन पहले ही भेज दी गई थी। प्रश्न पत्र शनिवार को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए गए। परीक्षा केंद्र और हॉल तक पहुंचने से पहले 3 चरणों में उम्मीदवारों की चेकिंग की गई। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर 2 घंटे 10 मिनट पहले पहुंचने को कहा गया था।
हरियाणा के करनाल जिले के अजिंद कस्बे में गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। लड़की पानी भरने के लिए गई थी। उस वक्त आरोपी मुंह दबोचकर उसे उठाकर ले गया और दुराचार किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता की मां बीमार है। पिता दवाई लेने उत्तर प्रदेश गया हुआ था। इस कारण लड़की को पानी भरने के लिए घर के पास लगे नल तक जाना पड़ा। इस दौरान आरोपी युवक उसे उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर आकर पीड़िता ने मां को यह बात बताई। मां ने मामले की शिकायत महिला पुलिस थाने में दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया, जिसमें दुराचार की पुष्टि हुई है। हरियाणा के जींद में उचाना स्थित एसडीएम कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत महिला कर्मी ने जहरीला पदार्थ खाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। महिला ने एसडीएम सहित सहयोगी कर्मचारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। मृतका ने मरने से पहले 4 पन्ने का सुसाइड नोट और वॉइस रिकॉर्डिंग भी छोड़ी है, जिसमें जींद के पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर एसडीएम सहित 12 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया है। मृतका के पति दिनेश ने बताया कि उसकी पत्नी पिछले 6 साल से एसडीएम कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थी और पिछले 2 साल से वह एसडीएम कार्यालय उचाना में एकमात्र महिला कर्मी थी। दिनेश ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी से गलत कार्य करवाए जाते थे। उनका दावा है कि पत्नी ने कर्मचारियों की गलत हरकत की शिकायत एसडीएम से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उनको सर एसडीएम ऑफिस उचाना 6 साल से लगी हुई थी सर, पार्ट 2 के तहत। तो सर वहाँ पे जो भी कर्मचारी थे, वहाँ पे कई एसडीएम साहब भी थे साथ में उनके, और प्रवीण कलरक था, और जी मन्नू एमटीएस, और जी क्या बात है उसका सुखदेव, अर्जुन, बलकार टाइपिस्ट था। काफ़ी स्टाफ के व्यक्ति थे उनमें, जो उनको मान लीजिए कम से कम 5-6 महीने से टॉर्चर कर रहे थे। बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे थे उनके ऊपर, मान लीजिए गलत काम करवाने के लिए। असली हरकतें भी करते थे उनके साथ उनके। और एसडीएम साहब के पास मेरी मैडम कम से कम 2-3 बार उनको बोलने के लिए गई है, सर ऐसे ऐसे मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है और असली हरकतें कर रहे हैं, लेकिन एसडी साहब ने मैडम को एक बार भी नहीं बुलाया इस बात के लिए कि कोई बात नहीं, मैं उनको बोलता हूँ। एसडीएम साहब ने उनका ही साथ दिया, मेरी मैडम का साथ नहीं दिया। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मैडम को न्याय मिलना चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ के चली गई सिर्फ उन व्यक्तियों के कारण। उन्होंने उनको काम नहीं करना दिया वहाँ पे, तरीके से बहुत टॉर्चर किया उन्होंने। 5-6 महीने से लगातार वो टॉर्चर करे। वहीं फतेहाबाद में ब्रिटेन से आए 27 यात्रियों में से 11 यात्रियों के लापता होने का मामला सामने आया, जिसके चलते फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों की सैंपल लेने के आदेश पूरे देश में सरकार द्वारा जारी किए गए थे। रिपोर्ट आने पर ब्रिटेन से आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन करने की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। लेकिन फतेहाबाद में 27 लोगों की सूची में से 11 लोगों के फोन नंबर या तो बंद जा रहे हैं या फिर फोन नंबर गलत लिखे हुए हैं। इसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने फतेहाबाद के डीसी और एसपी को पत्र लिखते हुए मदद मांगी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों को तलाश करने के लिए अब पुलिस की मदद ली जाएगी। ये जैसे ब्रिटेन में नया स्ट्रेन पाया गया था, तो उसके रिगार्डिंग हमें हेडक्वार्टर की तरफ से एक लिस्ट आई थी, जिसमें से पहली लिस्ट में 15 यात्रियों के नाम आए थे जो ब्रिटेन से आए थे। तो हमें बोला गया था कि इनको ट्रेस करना है और इनका सैंपल करवाना होता है। तो वो हमने ट्रेस कर लिए थे सभी 15 यात्री और उनका सैंपल करवा दिया, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिर भी हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको सर्वेलेंस पे रखा हुआ है अभी भी। अगर उनमें फिर भी आगे कोई लक्षण निकलेंगे खांसी बुखार जुकाम वाले, तो उनका दोबारा टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद एक और लिस्ट आई हमें 28 तारीख को लगभग 12 यात्रियों की, तो वो भी ब्रिटेन से आए हुए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटेन से होते हुए आए थे। तो उनमें से अभी हम उस लिस्ट के अकॉर्डिंग एक ही यात्री ट्रेस हुआ है और बाकी 11 यात्री अभी तक हमारे अनट्रेस्ड है। हमने अपने स्तर पर ट्रेसिंग करवाई है, बट अभी कोई यात्री उनमें से हमें मिला नहीं। फिर कल हमने डीसी साहब और एसपी साहब को एक पत्र के माध्यम से सूचना दी है कि ये यात्री हैं जो ब्रिटेन से आए हैं और इसकी हमें अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो हमें ट्रेस करवाने में हेल्प करें तो फिर हम उनकी सैंपल।
हरियाणा सरकार नए साल में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लोगों के वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने की तैयारियां 24 नवंबर से चल रही है, जो अब पूरी हो गई। हरियाणा सरकार हर रोज कम से कम 5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। केंद्र सरकार से अगर हरियाणा को अधिक वैक्सीन मिली तो वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जा सकती है। शहरों और गांवों में वैक्सीनेशन के लिए चुनाव की तर्ज पर वैक्सीनेशन पार्टियां रवाना होंगी। चुनाव में मतदान से पहले पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होती है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।